बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। हमारा दिल तो नहीं करता सुबह सुबह आपको इस तरह की बुरी खबरें देने का, लेकिन क्या करें, यही हकीकत है। कभी मामूली सी कमी होती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और हर रोज़ तकरीबन बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो इस बार हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से रद्दबदल किया है। अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर की मामूली कमी और इसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है 335 रुपये 6 पैसे हो गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि नई कीमतों का तयन किया जाता है, जिसमें किसी एक की कीमत बढ़ाई जाती है, किसी की कीमत चंद रुपए या चंद पैसे कम कर दी जाती है, लेकिन ये जो तसलसल है ये जारी है। अब शायद इसको हमें नॉर्मल लेना होगा, इसको हमें अब रूटीन का हिस्सा बनाना होगा और समझना होगा, क्योंकि हुकूमत के कान पर तो जू तक नहीं रेंग रही और ना ही उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात थे आवाम को बहुत ज़्यादा और आवाम इस वक्त दुहाइयाँ दे रहे हैं। गुड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी इस वक्त दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उनके किराए बढ़ चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल की खपत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों पर महंगाई के असरात पड़ेंगे। इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं तो फिर अल्टीमेटली उसका जो मुआवजा है वो भुगतती है आम आवाम, हम, आप और हम जैसे तमाम वो लोग जो कि ख़रीद कर तमाम चीज़ें ज़रूरत की वो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर हम यही कह सकते हैं कि हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए अभी भी इस फैसले पर, क्योंकि इसके अंदर शफाफियत का एलिमेंट जो है वो कम नज़र आता है, क्योंकि ये है ओगरा के हाथ में। अब आ जाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर सबसे पहले आज हम तज़किरा करेंगे अमेरिका ईरान जंग का। अफवाज ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। पहले अमेरिका का ये कहना है कि ईरान ने हमला किया उनके फ़ौजियों पर और उर्दन में एक कार्रवाई थी जिसका जवाब फिर दिया अमेरिका ने। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये जवाब दिया गया है। इसके क्या नताइज होंगे, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जिन्ना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट में एआई डॉक्टर मुतारिफ। इस नए निज़ाम के तहत ओपीडी में आने वाले मरीजों को घंटों कतारों में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और अब इलाज हुआ मज़ीद आसान। इस पर भी तफसील से बात होगी। बिल्कुल, और फिर बात होगी क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में मायूस कुन कारकर्दगी। सरफराज अहमद का दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियों का इशारा। ये तब्दीलियाँ क्या क्या हो सकती हैं और उसके क्या नताइज होंगे, क्या हम दोबारा से कम बैक कर सकते हैं, पहले टेस्ट का बदला हम लेने के लिए कितने तैयार हैं, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी मोहब्बत, उम्मीद और इंसानियत की फतह। साहिवाल के ओल्ड हड़प्पा रोड पर 35 फीट गहरे कुएं में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद दब गए। रेस्क्यू टीम की अनथक मेहनत के नतीजे में दोनों मुतासरीन को जिंदा निकाल लिया गया और ये किसी मुआवजे से कम नहीं था। 8 घंटे दबे रहने के बावजूद जिंदा निकाल लिया जाना, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, और फिर आखिर में बात होगी दोस्ती की, क्योंकि आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुखलिस और सिर्फ दिखावा करने वाले दोस्त को किस तरह से पहचाना जाए और दोस्ती कितनी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जिसको हम खुद अपने लिए चुनते हैं। तो दोस्ती पर भी बात होगी और इसी तरह से बहुत से दिलचस्प मौज़ूआत हैं जिसे आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त। एक बार फिर से हमलों का आगाज़ हो चुका है और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों के जवाब में ईरान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान किया है। और सेंट्रल कमांड ये बताती है अमेरिका की कि अमेरिकी फोर्सेज़ ने ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी ऑपरेशन किया, क्योंकि अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके फ़ौजियों को उर्दन में ईरान ने पहले निशाना बनाया है। जी हाँ, और यही होता आया है। पहले अमेरिका की जानिब से हमला किया जाता है और फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पहले ईरान की जानिब से किया गया, और कभी ईरान की तरफ से पहले किया जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से पहले किया गया। आखिर ये थमेगा कब और ये सिलसिला कब रुकेगा? और जो इस वक्त हमले किए जा रहे हैं, कितना नुकसान हो चुका है, इस हवाले से अभी तक ना तो अमेरिकी हुकाम कुछ बता पा रहे हैं और ना ही ईरानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो कुछ बता पा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमलों का आगाज़ फिर से हो गया, बीच में हम देख रहे थे कि काफ़ी थमा हुआ था ये सिलसिला और एक सुकून सा था।
होका आलम था। लग ये रहा था कि सारे मामला जो है वो अब फाहम तफहीम से या टेबल पर ही, टेबल टॉक के ज़रिए हल किए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है नेतन्याहू से वाशिंगटन के अंदर, और फिर उस मुलाकात के बाद कहा जाता है कि जी बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है और नतीजा खेज़ गुफ्तगू हुई है। ये नतीजा अखज़ किया गया कि अब ईरान के ऊपर, उनकी जोहरी तनसीबात के ऊपर अटैक किया जाएगा या ऑयल जो उनकी तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। कितना नुकसान आपको लगता है, तखमीना कि कितना नुकसान हो चुका होगा? क्योंकि अभी तक ईरान भी बताने से कासिर है और अमेरिका भी अभी तक कुछ बता नहीं पा रहा। पहले तो मेरी तरफ से सलाम कबूल करती लीजिए वालेकुम आप दोनों हजरात, आपकी टीम, आपके देखने वाले। देखें, इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जी। अब ये वाकई रीजनल वॉर से एक्स्ट्रा रीजनल वॉर में तब्दील होते नजर आ रही है। कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान में माहिरीन का ख्याल है कि ये पंक्चुएटेड अटैक है, यानी कुछ हमला होता है और कुछ ब्रीथिंग स्पेस दी जाती है कि ताकि नेगोशिएशन हो और दोबारा अटैक हो। लेकिन जो वेस्ट के अंदर एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है, जिसमें जॉन मीरशाइमर भी शामिल हैं, कि ये जंग अमेरिका लॉस कर चुका है। लेकिन जब अमेरिका लॉस कर चुका है तो फिर दोबारा अटैक क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस जंग को अब डाइवर्सिफाई करना चाहता है। बिकॉज हमारे एक एयर वाइस मार्शल साहब हैं, सईद साहब, उनका तज्जिया ये है कि चूंकि 3 डोमेन्स हैं वॉर के, जिसमें परसेप्शन है, आपके स्ट्रेटेजिक गोल हैं और आपके सियासी अहदाफ हैं। इन तीनों के अंदर अमेरिका नाकाम है। परसेप्शन के लिहाज से तो दुनिया इस वक्त क्या कह रही है, खुद अमेरिका में मोर देन 70% समझते हैं कि ये अमेरिका जंग हरवा चुका है। इसराइल के अंदर 90% लोग समझते हैं कि ये जंग इसराइल शिकस्त खा चुका है। लेकिन आपने बजा फरमाया, चूंकि नेतन्याहू जब वहाँ पे गए तो ये उम्मीद की जा रही थी कि एक और लहर शिद्दत की आएगी इस जंग के अंदर, और वो फिर हमने देखा। और स्पेशली वो फुटेजेस आपने देखे होंगे जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस जारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिंडसे ग्राहम के तशहीर जनाजा में मार्को रूबियो, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, और सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट को, इसी तरह यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से भी बात करते नज़र आ रहे हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वॉर अब एक्स्ट्रा रीजनल वॉर का रूप धार रही है, तो इसमें अब सऊदी अरब को भी घसीटा जा रहा है बदकिस्मती से। और सऊदी अरब का जो स्ट्रैटेजिक रेस्टोरेंट था, जो कि प्रैग्मेटिक था बहुत ज़्यादा, अब सऊदी अरब पे क्या ऐसे प्रेशर्स हैं कि उनको इस जंग में घसीटा जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अच्छा, इसमें फिर दूसरी तरफ हम ये ठीक है, जी बात मुकम्मल कीजिए आप डॉक्टर साहब। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर भी वॉर में तेजी आई है। यानी आज की रिपोर्ट ये है कि कई ड्रोन्स और 50 के करीब क्रूज मिसाइल्स के साथ रशियंस ने हमला किया है। तो मामला इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। और लास्ट जुमला ये कहूँगा कि चाइनीज़ भी कोई शोल्डर पे रखने वाले जो रॉकेट्स हैं वो दे रहे हैं इस वक्त ईरान को, और उसकी तादाद कोई गालिबन 400 के करीब बताई जा रही है उन मशीन्स की। तो इम्यूनेशन उसके अलावा होगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि एक तरफ तो सप्लाईज ईरान को जारी हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का जो इम्यूनेशन है वो शदीद ख़तरे में है, जिसका इज़हार पेंटागन के ज्वाइंट चीफ जनरल डैन केन ने भी किया था। अच्छा, अगर ये जंग इसी तरह चलती रही डॉक्टर साहब, तो इसकी तो बड़ी भारी कीमत अभी भी अमेरिका को चुकाना पड़ रही है। बहुत सी चीज़ों में उनकी जो सिक्योरिटी मामलात हैं, उनके जो वेपन्स हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि उनके स्टॉक पाइल्स भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कब तक अमेरिका बर्दाश्त करेगा? फिर आगे मिड टर्म इलेक्शन भी हैं और अमेरिकी अवाम तो ये मानते हैं और उनके अंदर ये गम गुस्सा भी पाया जाता है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, इसके अंदर उन्हें घसीटा गया है। तो इसका अख्तिताम आपको कब तक होता दिखाई दे रहा है? और इस रीजनल, जिस तरह से आपने बताया कि आपस में लड़ाने की स्ट्रेटजी इस वक्त है, तो ये चीज़ अगर दुनिया भर के तज्जियाकारों को समझ में आ रही है, तो क्या अरब ममालिक इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उनसे क्या काम लिए जाने की कोशिश हो रही है और उन्हें इसके किस तरह के नतायज का सामना करना पड़ सकता है अगर अमेरिका निकल भी जाता है इस खत्ते से? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का मामला है तो इस जंग में 3 मौक़ों में ये निकल चुके थे इस जंग से, और पाकिस्तान ने इनको बड़ी एक रिस्पेक्टेबल वे आउट दे दिया था। मिसाल के तौर पे जब 40 दिन की बॉम्बिंग रुकी थी 28 फ़रवरी से लेकर 17 अप्रैल तक, वो पहला मौका था जहां अमेरिका इस जंग से बाहर निकल चुका था। लेकिन फिर विद द डबल पावर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा आए और नेवल ब्लॉकेट किया। और आपको याद होगा लिंडसे ग्राहम की तो अब तो वीडियोस लीक हो रही हैं जिसके मुताबिक उन्होंने दोबारा कायल किया कि अब नेवल हमें पावर का इस्तेमाल करना चाहिए।
और फिर आपने देखा 2 महीने 3 हफ्ते नेवल पावर के इस्तेमाल के बाद अगेन पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया और 17 जून को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका दोबारा फिर इस जंग के अंदर घुसा, जिस वक्त आर्टिकल 5 की वायलेशन करते हुए एक ओमानी रूट को कायम किया गया और जिसपे ईरान ने 2 वेसल्स को टारगेट किया। गो के ईरान को भी जरा रेस्टोरेंट शो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। उसके रिटेलिएशन में डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक करके इस जंग को दोबारा छेड़ा। तीसरी बार फिर दोबारा पाकिस्तान ने एफर्ट्स डाली, कतर और ओमान ने। आपने देखा कि बीच में पाज आया और बातें शुरू हो गई। खुद वॉशिंगटन में, अगर उनके वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स को आप सुने तो उनका ये मानना है कि अमेरिका में ये स्टार्क रियलाइजेशन है कि न कोअर्सिव पावर और न सॉफ्ट पावर दोनों ईरान के मसले पर काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब अब एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत है और जंग से निकलने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि उसी के तहत अब ये इसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं कि अरब वर्सेस अजम, शिया वर्सेस सुन्नी इसको जंग को बना रहे हैं। और फिर कल एक खतरनाक बात ये हुई थी, इसमें मुझे यकीन है कि सऊदी अरब इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन चूंकि सऊदी जेट फाइटर शामिल थे तो अब ये इल्जाम सऊदी अरब पे ही आएगा कि जो करबला में मुवक्कफ पे अटैक हुआ, एक रेस्ट हाउस पे अटैक हुआ, जबकि ज़ायरीन वहां से गुजर रहे हैं और आज 4 से 5 करोड़ वहां ज़ायरी इस मिशी के अंदर शिरकत करते हैं। तो वो अमेरिकन से इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, और अमेरिका चाहता भी यही है कि ये सारे ममालिक जो हैं वो भी डायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। पहले तो वो ज़बानी कलामी कहते रहे हैं, आप भी वो इल्ज़ाम तो रख सकते हैं सऊदी अरब ना भी इन्वॉल्वमेंट इसकी हो, लेकिन इल्ज़ाम तो बहरहाल वो उनके पास मौजूद है कि वो रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त नेतन्याहू का वहाँ पर दौरे पर जाना और गुफ्तगू होना, बीच में सदर ज़ेलेंस्की का भी मौजूद होना और उसके बाद फिर एकदम से भारी तादाद में ये हमलों का आगाज़ हो जाना, नहीं समझते कि नेतन्याहू एक बार फिर से शायद कायल कर चुके हैं ईरान को कमज़ोर करने के लिए और ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद ये हिम्मत ना कर पाते, जितना कुछ वो नुकसान उठा रहे हैं अमरीकी आवाम को अपने अगेंस्ट करके या फिर अपनी मकबूलियत में जिस तरह से उन्होंने कमी देखी है, उसके बाद शायद वो खुद इस फैसले तक ना पहुँच पाते। और वो इस मुलाकात से पहले इजहार भी कर चुके थे कि नेतन्याहू मुझे इस जंग में धकेल रहा है। कुछ ही टाइम के पहले ये बयान आता है और उसके बाद उनका बयान भी और उनके तमाम जो है वो हरकत भी बदल जाती हैं। तो आप समझते हैं कि एग्री कर चुके हैं नेतन्याहू अब इस बात के लिए कि ईरान को अब घुटनों पर ही लाना है या ईरान के अंदर जो मकासद हैं उनको पूरा किए बिना पीछे नहीं हटना है? देखिए, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। एक्चुअली नेतन्याहू के पास 3 कार्ड्स हैं अमेरिका के अंदर। एक तो एप्स्टीन फाइल है, दूसरा जूइश लॉबी जिसे एपैक कहते हैं, और तीसरा न्यू कंजर्वेटिव्स हैं। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक हिस्सा है जो समझता है कि अमेरिका अपने पावर के जरिए दुनिया को दोबारा मोड़ सकता है। तो ये कार्ड्स वो खेलते नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुर्की के हवाले से जब F-35 का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जिसको जो चाहेगा बेचेगा और किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेगा। अंदरूनी कहानी ये भी आ रही है कि खुद लेबनान के मसले पे अमेरिका ने ये कहा है नेतन्याहू से कि वहाँ से फोर्सेस निकालें, क्योंकि साउथ लेबनान में 3 जोन्स हैं। एक जोन से इजरायलियों ने फौज निकाली है, 2 जोन्स में अभी फौज उनकी मौजूद है। और चंद दिन पहले सदर ओन लेबनान के उन्होंने भी मुलाकात व्हाइट हाउस ट्रंप से की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो मुआहिदा आपने करवाया इजराइल के साथ अब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आज की खबर यह है कि 2 दिनों के अंदर 2 इजरायली फौजियों ने खुदकुशी की है और इस 2-3 माह के अंदर तकरीबन 16 इजरायली फौजी ऐसे हैं महाज पे जो खुदकुशी कर चुके हैं। तो खुद इजरायली फौज के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर इस वक्त आ रहा है, लेकिन नेतन्याहू निकलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा मसला ईरान की वॉर और गजा के ऊपर भी है। इस वक्त गजा से चाहता है ट्रंप के ये निकलें इजरायली फोर्सेस, और ताकि वो जो अरब उनके रहनुमाओं के साथ बातचीत हुई है कम से कम वो दिखा सकें कि नहीं हमारा लिवरेज है इजराइल के ऊपर। और तीसरा, ईरान की वॉर के ऊपर भी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। नेतन्याहू चाहता है कि ये अटैक्स और ये जो कोअर्सिव पावर ये कंसिस्टेंटली आगे चले, लेकिन अब अमेरिकन इससे बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज उनका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। उन्होंने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है, वो फर्दर इस कॉस्ट को पे नहीं करना चाहते। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगर फ्यूलिंग होगी चाइना और रशिया की तरफ से भी तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर भी जो अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया जाए, ठीक जो लोकेशंस हैं
ये र्यूमर्स भी हैं कि चाइना इसके अंदर मुआवनत कर रहा है और उसका भरपूर फ़ायदा ईरान को पहुंच रहा है। और ईरान के पास अभी इतने सरप्राइजेस मौजूद हैं, उनके अस्करी इतने ज़्यादा ऑप्शन उनके पास हैं, उनके पास इतना असलहा है, उनके पास इतने मिसाइल और इतने ड्रोन्स हैं कि वो इस जंग को कहते हैं कि कई सालों तक बल्कि कई दहाइयों तक लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसमें पाकिस्तान अब भी कार फरमाया कोशिशों में मसरूफ़ है वो कारगर साबित हो और नेतन्याहू जैसे शयातीन जो कि हवा दे रहे हैं उनकी कोशिशें नाकाम हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर शामिल करते एक ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव कराची के जिना हॉस्पिटल में लिया गया है मरीजों की सहूलियात के लिए, उनकी बढ़ती हुई तादाद को केटर करने के लिए, और वो ये है कि चैटबॉट मरीज से अब उनकी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करेगा, उनका नाम, उनकी उम्र, बीमारी की नौयत पूछेगा, अलामात पूछेगा, तिबी शिकायत और सेहत से मुतल्लिक दीगर मालूमात भी हासिल की जाएंगी। और इब्तदाई मरहले में 4 खुसूसी AI रूम्स कायम किए गए हैं जो कि रोज़ाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों को ये सहूलियात फराहम करेंगे। और तिब्बी अमले पर दबाव में भी नुमाया इससे कमी आएगी। इस इकदाम का मकसद OPD में मरीजों के तवील इंतजार का खात्मा भी है और इब्तदाई मुआयने के अमल को मौसर बनाना और डॉक्टरों तक मरीज़ की मुकम्मल मालूमात बर वक्त पहुँचाना भी है, जो कि माहिर रेडिएशन हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर सब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और बहुत ही शानदार कारनामा है ये तो कराची जिना हॉस्पिटल का, क्योंकि प्रेशर हम देखते हैं कि ओवरऑल ही वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कोई भी हमारा सूबा है उसके ऊपर जो हेल्थ का सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स उतनी तादाद में मौजूद नहीं है जितनी तादाद में हमारे पास पेशेंट मौजूद होते हैं और एक लंबी लाइनों में लगकर उन्हें अपना इलाज मुआवजा करवाना पड़ता है। इससे कितनी बेहतरी आएगी, प्रेशर कितना कम हो जाएगा डॉक्टर्स पर, दीगर अमले के ऊपर भी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखें, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ी है उस तरह नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़े। तो अब उन्हीं हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड आता है। तो जब लोड आ रहा है तो उसको कुछ एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए चीज़ों की ज़रूरत है। AI इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है और हमने भी यही कोशिश की है कि बॉस्टन AI के साथ मिलके ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और जिसका मकसद बेसिकली ये है इस सेक्शन में जहाँ जो भी मरीज आए उसको फर्स्ट डॉक्टर असिस्टेंट, इसको हम कहते हैं, डॉक्टर असिस्टेंट सारा इंटरव्यू करके उसकी इंफॉर्मेशन जमा कर कंसल्टेंट के पास उसका जो डॉक्टर का टाइम है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है, और ये काम किस तरह से करेगा, इसमें एक्यूरेसी कितनी होगी डॉक्टर साहब? क्योंकि हम देखते हैं कि चैट बॉट का या चैट GPT का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो भी रहा है, उसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसानात या उसकी मनफी जो असरात हैं उसका भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, जैसे बताया कि ये डॉक्टर का AI असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट का काम होता है कि आपको चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देना, फिर उसके बाद तो डॉक्टर और कंसल्टेंट का काम है ना उसको चेक करना। लेकिन चूंकि हमने पूरा 1 साल इसके ऊपर लगाया है, बॉस्टन AI की हमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टीम ने बहुत टाइम इसके ऊपर लगाया है, तो अभी तक तो हमें ऐसे इसमें कोई डेफिशिएंसीज नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम इसको हर रोज इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस, इसका इवोल्यूशन का रुका नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा। हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ चीजें इसमें इम्प्रूव होती जाएंगी। अगर कोई इश्यूज आएंगे तो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल कुछ नहीं, डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, हमने उसको सबरी दे दी है, हेल्प किया है। अच्छा, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये इंसान की मादरी ज़ुबान में उससे गुफ्तगू कर सकता है। कौन कौन सी ज़बानें इस चैटबॉट को आती हैं जो कि वो जिसमें वो बात कर सकता है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जिस तरह से हम कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की बजाय एक जो नर्स होता है वो हमें मिलता है और वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फाइल तैयार करता है। बेसिकली चैटबॉट का काम भी फाइल तैयार करना है, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, वेट, ब्लड प्रेशर और इस तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी
इकट्ठी करके एक फाइल तैयार करके डॉक्टर तक पहुंचाना है। इससे अभी तक कितने रूम्स बना दिए गए हैं, कितनी असिस्टेंस इससे हासिल की जा सकेगी, पेशेंट्स का प्रेशर जो है वो कितना इससे कम हो जाएगा, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी तो उतना यूज टू होना चाहिए इसके साथ, ये काम किस तरह से करेगा, क्या कोई मशीन है जिसको जाके ऑपरेट पेशेंट खुद ही करेगा या पेशेंट सामने बैठ जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा, इसका तरीकाकार भी बताइएगा प्लीज। देखिए, हमने एक साल में ये सब चीजें टेस्ट की हैं और उसके एक रूम के अंदर अब हमने इसके 4 रूम्स बना दिए हैं। मैं इस वक्त उसी रूम में बैठा हूँ और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मरीज नहीं करना, मरीज से वो रिपोर्ट सवाल करता है जैसे आप से कर रही हैं और मैं या पेशेंट जवाब देगा जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें लेकिन जो भी हमारी बात हो रही है वो एट द सेम टाइम रिकॉर्ड हो रही है। टू स्टार्ट विद, आप इंग्लिश बोलें, उर्दू बोलें, और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम इसको अभी फिलहाल उर्दू इंग्लिश में बोल रहे हैं कि आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आपको इंग्लिश में एक समरी रिकॉर्ड कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब 2012 में हमने पहला रिपोर्ट लगाया था, वो एक मरीज को करने में 2.5 घंटे लगाता था। आज सितंबर 2026 में अब हम 4 के बजाय हर रोज 400 मरीज कर रहे होंगे। तो ये हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। इस वक्त भी हम 200 के करीब 220 कर रहे हैं, लेकिन ये सितंबर ऑनवर्ड 400 से ज्यादा होने जा रहे हैं। तो अब इतना बड़ा नंबर जब बढ़ रहा है तो इस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फील्ड के अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डॉक्टर मिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो उस आइडिया को लेके इसको जब बनाया गया। दूसरा, आपने जैसे कहा कि ये 9 से 5 बजे, लेकिन अभी 9 से 5 बजे है, लेकिन बहुत जल्द, आप कह लें हमने सितंबर में शुरू किया, 1-2 महीने के बाद हमारी कोशिश ये है कि ये चारों कमरे 365 डेज 24 घंटे अवेलेबल हो। मरीज अगर सुबह नहीं, दोपहर नहीं, रात में भी आया है तो काउंटर पे हमारा रिसेप्शनिस्ट मरीज का नंबर एंटर करके उसको इस रोबोट के सामने बिठा देगा और वो मरीज इस रोबोट से आधा घंटा जितनी देर बात करनी है वो करे, ताकि अगले दिन मरीज को जब कंसल्टेंट के पास जाए तो उसके पास उसकी समरी हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं 1986 में ग्रेजुएशन किया, आज तकरीबन 40 साल हो गए। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई चीज आप मिस ना करें, बात पूछते हुए कुछ ना कुछ रह जाता है, क्योंकि रोबोट 100% स्ट्रक्चर्ड है, उसने कोई चीज भूलनी नहीं है, तो उससे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगी। क्यों कि वो सारे सवाल करेगा जो उसको बता दिए गए हैं। ह्यूमनली ऐसा होता नहीं कि आप कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ ज्यादा पूछ लिया, कभी कुछ कम पूछ लिया, लेकिन 100% रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो टेक्निकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर्स की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इस पे ना हो जाए चैट बॉट्स के ऊपर। इसके लिए यकीनी तौर पे डॉक्टर्स को भी इस चीज़ को बावर करवाना होगा, उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होगी। जो असिस्टेंस पहले इंसानी तौर पे फराहम की जाती थी मरीज़ों के ज़रिए, क्या उनकी नौकरियां भी इससे मुतासर होंगी? तो ये सारे जो इसके नेगेटिव पहलू हैं उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई किसी को खदशा नहीं होना चाहिए कि उनको रिप्लेस कर रहा है। अगेन इट्स अ डॉक्टर एआई असिस्टेंट। इस तरह की पोस्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी ना। पहले एक हाउस ऑफिसर डॉक्टर, एक ये इसी सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट को भी असिस्ट कर सकता है, कंसल्टेंट को भी असिस्ट कर सकता है। तो ये एक पेशेंट के इंटरेस्ट में उसके लिए मेरा नहीं ख्याल इससे कि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो डॉक्टर ने ये सारे प्रोसीजर्स करने, ये उन सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए है कि जो ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से इसको हमें बिल्कुल सही। और ये सिर्फ इनिशियल असिस्टेंस दे सकता है डॉक्टर्स के लिए, रहनुमाई के लिए, उनके लिए डाटा कलेक्ट करता है ताकि पेशेंट भी बेझिझक होकर चैटबॉट के साथ बात कर सके, उसे अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सके और फिर उसकी फ़ाइल तैयार हो सके। एक अच्छा कदम है जो कि कराची इस वक्त हम देख रहे हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में शुरुआत उसकी कर दी गई है। रूम्स बना दिए गए हैं जिसमें पेशेंट्स जाएंगे और बाकायदा वहाँ पर वो जाके अपने मसाइल बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर जी प्लीज, आप इजाजत? जी प्लीज। अगर आप इस वक्त गूगल के ऊपर अपने मोबाइल पे एआई पे क्लिक करें, गूगल के ऊपर, और उस पे लिखें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइबर नाइफ टोमोथेरेपी इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, तो तब भी जेपीएमसी आएगा।
और अगर आप गूगल से पूछेंगे फ्री साइबर नाइफ टोमोथेरेपी फैसिलिटी इन दी वर्ल्ड, तो तब भी JPMC आएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ताउन से ये फैसिलिटी क्रिएट की गई है, एब्सोल्यूट फ्री है। हमारे पास इस वक्त तक दुनिया के 24 मुल्कों से और पाकिस्तान के, मैंने आज सुबह लिस्ट चेक की है, तो पाकिस्तान के 183 सिटी से लोग 2012 से अब तक इलाज करा के, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है प्रोफेसर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब एक्सपेरिमेंट जैसे ही अमली तौर पर इसको यकीनी बनाया जाए कराची के अंदर, बल्कि पूरे सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इस निज़ाम को राइज किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर तारिक महमूद साहब मौजूद थे। और AI का इस्तेमाल पूरी दुनिया में नाज़रीन हो तो रहा है, लेकिन इसकी जो नेगेटिविटी है या इसकी एक्यूरेसी में कुछ फ्लॉज हैं, उनके ऊपर भी काम होना चाहिए, क्योंकि आजकल मस्नूई ज़हानत जिस पर हम बात भी कर रहे थे, इस पर इन्हिसार तो बहुत हो रहा है, लेकिन गलत मशवरे देकर एक शहरी को फ्लोरिडा के अंदर मौत के करीब पहुंचाने पर ChatGPT के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। जनाब बिल्कुल जी, उस शहरी ने मुसलसल ChatGPT से रहनुमाई ली, अपना मर्ज़ बताया और उसके बाद उसकी तशख़ीस हुई और उसके बाद उसे मेडिसिन जो है वो बताई गई है ChatGPT की जानिब से, और वो वही मेडिसिन लेता रहा, बजाय इसके कि वो डॉक्टर से रुजू करता, वो मुसलसल ChatGPT पर इन्हिसार करता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मौत के मुँह में जाते जाते बचा है। और उसके बाद उसने ChatGPT पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये आपकी अपनी भी बेवकूफ़ी है कि आप सिर्फ और सिर्फ ChatGPT पर इन्हिसार शुरू कर देते हैं। आपको एक मुआलिज की ज़रूरत होती है, आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए अपने टेस्ट और रिपोर्ट्स लेकर, ताकि वो आपको बता सके कि आपको इस पर क्या प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि आप खुद ही नीम हकीम खतरा जान बन जाएं। जी हाँ, तो फ्लोरिडा के ये पादरी थे स्कॉट विंटर्स, इन्होंने OpenAI इसके CEO वसीम ऑल्टमैन और ChatGPT के खिलाफ गफलत और गैर मजाज तबी मश्क का मुकदमा दायर करते हुए माली हर्जाने का मुतालबा कर दिया है। और दरखास्त में ये भी कहा गया है कि ChatGPT हेल्थ सर्विस को इस वक्त तक मुअत्तल किया जाए जब तक आज़ाद इदारे इसे महफूज करार नहीं दे देते। अभी शामिल करते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में हमारी जो पाकिस्तान टीम है उसने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, बल्कि मायूस कन कारकर्दगी दिखाई है। और जो कप्तान है सरफराज अहमद, वो कहते हैं कि अब साबिक कप्तान, वो कहते हैं कि अब जो है टीम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी। उनका कहना यह है कि क्योंकि ना तो बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में, किसी भी शोबे में हमारी टीम नहीं परफॉर्म कर पाई है, इसलिए अब ज़रूरत है कि कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये तब्दीलियाँ पहले क्यों नहीं की? आपने उन क्रिकेटर्स को या उन जो बच्चे थे उनको टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे? जी, तो यही सवाल पूछते हैं। हमारे सिद्दीकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे भाई आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में कप्तान बदला, परफॉर्मेंस नहीं बदली, नतीजा नहीं बदला। हमें यह तवक्को तो थी कि होम ग्राउंड का एज वेस्ट इंडीज़ को हासिल होगा, लेकिन बहुत से मौके थे जिसे हम यूटिलाइज़ करते हुए मैच के ऊपर गिरफ्त जमा सकते थे। 8 खिलाड़ी हमारे डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो सके। तो अब ये जो कुछ तब्दीलियों की बात हो रही है, ये ख्याल अब क्यों आया, जो कि हम जानना भी चाह रहे हैं, और क्या अब इन तब्दीलियों से कोई फ़र्क पड़ेगा अगले मैच के नतीजे पे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो इस वक्त की परफॉर्मेंस है, ये आज नई नहीं है। ये पिछले, अगर आप देखा जाए, ये 8वीं लगातार शिकस्त है पाकिस्तान अवे सीरीज में। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आज पहली मरतबा पाकिस्तान इस तरह आ गया। और ग्रेट वसीम अकरम भी यही कह रहे हैं कि विनिंग पोजीशन पे आके मैच को दूसरे के हवाले कर देना, ये टेस्ट मैच जो होता है ना, वो आपको 5 दिन कंसिस्टेंसी के साथ खेलना होता है। सेशन टू सेशन आपको अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत करनी होती है। आपने एक सेशन में परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे सेशन में आपने दूसरी टीम को, जिसको आप पहले दीवार से लगा चुके थे, आपने उसको कम बैक करने का मौका दिया। मैं ये कहूँगा कि जिस हमने पहली इनिंग में उनको 311 पे रिस्ट्रिक्ट किया, उसको अपनी पहली इनिंग में पाकिस्तान 244 पे 4 आउट था। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान वर ऑल आउट फॉर 282, मतलब 38 रन पे हमने सारी विकेटें गवा दी, 6 विकेटें गवा दी। और वेस्ट इंडीज ने 29 की जो लीड ली वो हमें डेंट पड़ी। कि सेकंड इनिंग में इस पिच काफी डिफिकल्ट थी, जिसमें वेस्ट इंडीज सेकंड इनिंग में 182, वो भी थैंक्स टू उनकी आखिर की पार्टनरशिप में जो 60 रन बने। वहां पे कैप्टेंसी पे एतराज हो रहा है कि जब फास्ट बॉलर्स को शमार जोसेफ छक्के मार रहा था, 4 छक्के उसने लगा दिए, तो वहां अपने स्पिनर को क्यों नहीं यूज? देखिए, आपको एक स्पिनर आपको खिलाया, वैसे तो दोनों टीम के स्पिनर्स की नजर आई, लेकिन जब टेल एंडर्स देखें, उसके रेंज में जो बॉल आएगा तो वो उसको बैट को स्विंग करना और वो कनेक्ट हो गया तो बाउंड्री लग गई, तो वो चांस ले रहे बेसिकली। स्पिनर के अगेंस्ट इतनी आसानी से चांस नहीं लिया जा सकता था। अगर मैं वो 62 रन आखिर के वेस्ट इंडीज की लास्ट विकेट की पार्टनरशिप के निकाल दूं, तो इस मैच में 90 रन का डिफरेंस, तो वो आप समझे कि
मैच पाकिस्तान की ग्रिप में बेसिक तो था ही, लेकिन हमने जो जिस तरह भी खेला सीसॉ होता रहा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में। तो नजर ये आया कि जब आपने अपर हैंड लिया होता है तो उसको आपने संभाल के रखना होता है, दूसरी टीम को वापस आने का मौका नहीं दिया जाता। पाकिस्तान टीम का बॉलिंग को मैं नहीं कसूरवार करूंगा, बॉलिंग में दोनों इनिंग में आप पहली इनिंग में 311 100 ओवर बॉलिंग करके 311 पे रेस्ट्रिक्ट किया और दूसरी इनिंग में 180 आपने दूसरी टीम, तो बॉलिंग तो बहुत अच्छी रही। इश्यू आ रहा है हमारे बैट्समैन, बिल्कुल सही। और वो क्या इशू है? वही इशू है कि T20 क्रिकेट, बार बार कहता है कि T20 क्रिकेट आप प्लेयर को पिक करके 5 डे क्रिकेट में लाएंगे, उसका टेम्परामेंट, उसका पेशेंस T20 का है। मैं उसको कैसे कह दूं कि यार तुम 5 दिन की क्रिकेट खेलो? ऑस्ट्रेलिया ये फैसला कर चुका है कि उनकी कौन सी टीम के प्लेयर जो है वो टेस्ट और वनडे खेलेंगे और T20 को टोटली सेपरेट करें। हमारा बोर्ड क्यों नहीं ये कर पा रहा कि हम T20 को सेपरेट कर दें और T20 का प्लेयर नहीं खेल सकता, ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए और इस पे मूव ऑन होना चाहिए कि T20 बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो फिर हम उसको। और हमारे पे एक डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट गेम है, तो आपको उस हिसाब से अपने प्लेयर्स को भी डिफरेंट रखना चाहिए। T20 के डिफरेंट और आपकी टेस्ट टीम के डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन अभी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है हमाद भाई, अगर उस पर ही हम बात कर लें तो एक तो अब ये बात हो रही है कि हम प्लेयर्स बदलेंगे। अगर दूसरे टेस्ट के लिए प्लेयर्स बदल भी दिए जाते हैं तो आपको क्या लगता है वो कौन से बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं प्लेयर्स जिनको शामिल किए जाने से हमारे नताइज बदल सकते हैं? और फिर हमने जो बदतरीन रिकॉर्ड है वो भी कायम किया है। हम अपने होम ग्राउंड से बाहर कोई 74 साल जो हमारे टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसमें हमने 8 सीरीज़ जो मुसलसल हारने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है, जो कि हमारी मजमूई जो टीम की कंडीशन है उसका भी पोल खोल रहा है, उसकी कलई भी खोल रहा है। तो क्या समझते हैं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शामिल करने के बाद हम थोड़ा बहुत सुबकी से बच सकते हैं, कमबैक हो सकता है? सबसे पहले तो क्रेडिट दे दें पाकिस्तान की इस कंसिस्टेंसी को कि आप कंसिस्टेंसी के साथ हारते हैं, इस बात को तो हम एक्सेप्ट कर लें। तो वो एक तुक्का लगता है कभी कभार, कोई जीत गया तो हम बड़े। उसके बाद ये होता है कि मीडिया ये करता है कि प्लेयर्स को इतनी प्रोजेक्शन देता है कि उनके कॉलेज खड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल जैसे बाहर। तो इनको लो डाउन रखना कि आपने परफॉर्म करना है, कि कोई एहसान नहीं कर रहे, आपको इसके लिए लुक्रेटिव पैकेज दिए गए हैं उसके, और जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर इनकी फीस भी रख दी जाए तब इनको सबको समझ आए। जब हम पे डेंट डालेंगे ना, कट डालेंगे कि आपने डिलीवर नहीं किया, हम आपको इतना पे कर रहे थे, तब इन्हें थोड़ा शायद शर्म आ जाए, मेरा ख्याल ये है। लेकिन पाकिस्तान की जो तब्दीलियों की बात की, तब्दीली में कौन आ रहा है? सऊद शकील का नाम लिया जा रहा है और अब्दुल्ला शफीक, ये 2 रिप्लेसमेंट है। सऊद शकील अभी बांग्लादेश के खिलाफ मिजरेबली फेल हुए और फिर हम उनको दोबारा, हमारा जो म्यूजिकल चेयर है ना, उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को दोबारा लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि वो अब दोबारा आए तो पता नहीं क्या करते हैं। वो कुछ भी नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा अगले टेस्ट मैच में। और अब्दुल्ला शफीक जिनको हम कहते हैं टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी नहीं है ना। हम एक सीरीज खिलाते हैं, फ्लॉप होते हैं, फिर भागते हैं। मैं इनसे ये चाहूंगा कि अगर आपने किसी प्लेयर का फ्यूचर डिसाइड करना है, उसको एक लंबा रन दे दे, बेशक वो फेल हो, और एंड ऑफ द डे जब आपको पता चल जाए कि क्लिक कर गया या नहीं कर गया, तो फिर उससे आगे मूव ऑन करें। अगर क्लिक करा तो छोड़ दे उसको, ना चांस दें। हम क्या करते हैं कि एक सीरीज बाहर होता है और बाहर करने की वजह कि उसने कुछ नहीं किया, 3 लगातार मैचेस में अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुए। आज क्या परफॉर्मेंस वो दोबारा दे देंगे, आप उनको दोबारा टीम में शामिल कर रहे हैं। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग इंजर्ड हो गए, दूसरी इनिंग में प्रॉपर बैटिंग नहीं कर सके, तो वो मेरे ख्याल से शायद नहीं खेलेंगे। फैसला साजी का भी मसला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हमाद भाई, लेकिन जहां बहुत सी बुरी खबरें हैं, एक अच्छी खबर ये आई है ठंडी हवा की झोंके की तरह कि साहबजादा फरहान की रैंकिंग बेहतर हुई ICC में और वो अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आए हैं। क्या कहेंगे? इन रैंकिंग का हमें तब फायदा हो ना जब पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान टीम हार रही है तो हमें कोई फायदा नहीं। देखिए टीम इवेंट है तो टीम को एज ए टीम, एज ए यूनिट परफॉर्मेंस आपकी इंडिविजुअल जरूर होती है आपकी, लेकिन जब टीम ही ना हारे तो उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का क्या फायदा होगा। मैं बात कर रहा था अजान, कौन कौन से नॉन परफॉर्मेंस थे इस टेस्ट मैच में, बैटिंग की बात कर लें। अजान अवैस 2 इनिंग में फेल हुए, बिल्कुल सही। और इनकी इंडिविजुअल रैंकिंग ऊपर जाती भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो वो बेहतर नहीं जीत कर नहीं आती है। और हमारे 2 फास्ट बाउलर्स को भी इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन्हें जुर्माना भी आयद किया गया है। तो हमारे प्लेयर्स को बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सिद्दीकी मौजूद थे। और अभी आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताते हैं कि साबिक कप्तान वसीम अकरम का एक पालतू कुत्ता है, ड्यूक उसका नाम, लापता हो गया है और वो काफ़ी परेशान है। 2.5 लाख रुपये उन्होंने इनाम का ऐलान किया है।
वो चाहते हैं कि जो भी इसको तलाश करने में मदद देगा। ये जर्मन शेफर्ड एक रेयर इसकी ब्रीड है, ब्लैक कलर में बहुत ही खूबसूरत ये डॉग है जो कि वसीम अकरम का पालतू कुत्ता था और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी मिल जाए। जी बिल्कुल, और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, अब कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ कराची के मौसम की बात हो जाए। कराची में आज भी मतला अबर आलूद है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और सिंध की बेशतर अजला में आज गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश जो है वो रहमत बन के बरसे, मसाइल ज़रा कम रहे इस बार। बिल्कुल, और जहाँ इतनी गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है कराची में, वहीं पर हवाओं का राज भी होता है क्योंकि समंदर बिल्कुल साथ है, तो इसलिए हवाएं तो चलती रहती हैं लेकिन वो गर्म हवाएं होती हैं। और कराची के शहरी हमेशा दुआ करते हैं कि बारिश बरसे ताकि मौसम में कुछ बेहतरी की आए। और इस बार हम देख रहे हैं कि कराची में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो गाहे बगाहे शुरू रहता है। कराची की हम बात कर रहे हैं और नज़ारे हम दिखा रहे हैं मलका कोसार मरी के, तो लोग समझ रहे होंगे शायद मरी का मौसम कराची के अंदर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची के अंदर अच्छे मौसम की तवक्को है लेकिन इतने बादल नहीं है जितने कि आपको इस वक्त दिखा रही है नॉर्दर्न एरियाज है। बिल्कुल, और इन नॉर्दर्न एरियाज के अंदर क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है इसलिए हम आपको वहाँ के भी मनाजर दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर इस वक्त सियाहत के लिए जाना चाह रहे होते हैं, सैर सियाहत के लिए जाना चाह रहे होते हैं और मौसम ख़राब होने की वजह से मुश्किलात में फंस जाते हैं। बहरहाल जी, हम आते हैं वापस कराची के मौसम के ऊपर। रबिया खान हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, रबिया से जानते हैं। रबिया, आप बताइएगा कराची का मौसम इस वक्त कैसा है? बारिश की नवीद सुनाई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, और आप इस वक्त मौसम को किस तरह से देख रही हैं बदलते हुए? आज बिल्कुल शहर कायद में सुबह के औकात में मौसम खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश और जबकि सुबह सवेरे चंद मकामात पर जो है वो बूंदाबांदी और फुहार जो है वो रिपोर्ट हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मतला जो है वो अबरालूद और जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की तवक्को की जा रही है। साथ ही खलीज बंगाल से जो मानसून हवाएँ हैं वो इस वक्त मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों को जो है वो मुतासर कर रही हैं। साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी जो है वो गुज़िश्ता रात बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से सिंध के मुख्तलिफ अजला जिनमें सखर, बदीन, लाड़काना समेत जो है वो उमरकोट, टंडोलिया, टंडो मोहम्मद खान, मिरपुर खास, जामशोरो समेत दादू और ठट्ठा के अलावा जो है वो बलाई अजला जिनमें सखर, लाड़काना, कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और कबर शहादातकोट शामिल है। वहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। कराची में जो है वो 1 और 2 अगस्त के दौरान जो है वो बारिश का इम्कान ज़्यादा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मतला जो है वो बरालूद है। दिन के औकात में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। साथ ही हल्की जो है वो हवाएं। बहुत शुक्रिया। रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी और कराची के शहरियों के लिए ये अच्छी खबर है कि बारिश मुतवक्के है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और हल्की फुल्की बारिश हो भी रही है, बूंदाबांदी जारी है और ये बारिश जो है वो तेज़ शदीद बारिश की तवक्को के साथ जो है मौसम। वैसे भी फोरकास्ट है कि 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल हो रहा है, एक सिस्टम दाखिल हो रहा है और इस बार मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्के हैं। बहुत से एरियाज़ में अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है और अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में सफ़र करने वाले लोग हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करें। जो एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं उस पर अमल किया जा सके ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो भी रही हैं। बिल्कुल, और इस वक्त जो तमाम लोग दरियाओं के किनारों पर आबाद हैं उनको भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, अपने आप को अपने माल मवेशियों समेत मूव कर लेना चाहिए। अच्छा जी, हम आ जाते हैं साहिवाल वाक़या जो कि कल पेश आया है। 28 जुलाई 2026 को ये पेश आया था और इस वाक़े के अंदर तकरीबन 35 फीट गहरे कुएं के अंदर 2 नौजवान फंस चुके थे मट्टी का तोदा गिरने के बायस, और फिर उन्हें 8 घंटे रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची और रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती रही और उसके बाद 8 घंटे के बाद जिंदा हालत में उन्हें सही सलामत निकाल लिया गया है जो कि किसी मौजज़े से कम नहीं है। ये हम सारी सूरत हाल जानते हैं। महर साजिद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से वाक़या पेश आया, किस तरह से रेस्क्यू की टीम्स ने रेस्क्यू किया। महर साजिद बताएगा कि मौजज़ा किस तरह से पेश आया। और हम देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑफिसर थे जिनका बड़ा तस्करा भी हो रहा है, ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे भी सही, उन्होंने जो लड़के जो बच्चे मिट्टी के तोदे के अंदर आए थे उन्हें क्या यकीन दहानी कराई थी, ये भी बताएगा। जी शुक्रिया जुनेद और इशाल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस फैमिली के साथ जो गुज़श्ता दिनों जो है 2 नौजवान जो मज़दूर थे वो मज़दूरी करते हुए जो है वो ईंटें जो है वो निकाल रहे थे और उस पर जो है वो 35 फुट जो नीचे वो गड़ा था, वो कुआं था, उसमें जो है वो ईंटें निकाल रहे थे और मिट्टी का जब तोदा गिरा तो वो दोनों नौजवान जो है उस मिट्टी में आ गए। लेकिन मुआवजे भी यहाँ पर होते हैं और मुआवजे के जो मुआवजे होते हैं
जिस मुआवजे की वजह से जो है और रेस्क्यू 1122 की जो है बदौलत ज़िला इंतज़ामिया की जो है उनकी कड़ी निगरानी की वजह से जो है वो खुदा ने चाहा तो दो नौजवान जो है उनको ज़िंदा जो है वो निकाल दिया। मेरे साथ इस वक्त उनकी फैमिली जो है मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस मुआवजे बारे उनके क्या तासरात हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे? सर जी, हम 11 रेस्क्यू का 1122 का बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे 2 अफराद ज़िंदा निकाल लिए हैं 8 घंटों के अंदर। अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा मुआवजा था। हम बहुत दुआएं करते रहे, हमारे सारे दिन दुआओं में ही गुजरा है। हम इस इदारे के बड़े शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। तो इस बारे जो है ये मुआवजा हुआ है, ये खुदा की तरफ से जो मुआवजा हुआ है, इस मुआवजे में जो है 2 नौजवानों को जो है वो 8 घंटे की तवील जो है वो वक़्त में उसको उनको उन्होंने मेहनत करके इसको निकाला। इस बारे आप क्या कहते हैं? ये हम सब भाइयों, मुसलमान भाइयों की दुआएं हमारे साथ थी और अल्लाह पाक की नज़र करम थी जो ये लड़के दोनों ज़िंदा बच गए हैं। मैं रेस्क्यू 1122 का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत अच्छी सर्विस है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, दिन क़यामत तक कायम दायम रहे। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं रेस्क्यू के जो है उन्होंने अच्छा काम किया है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ज़िला इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर ये बहुत अच्छी सर्विस है माशाल्लाह। इन्होंने बहुत 8 घंटों में हमारे 2 ज़िंदा लड़के निकाल लिए। ये अल्लाह पाक की तरफ से मुआवजा था और हमारे लड़के जिंदा सलामत बच साजिद गए। हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, और हमें अपडेट कर रहे थे। मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद थे जिनके बच्चे इस मिट्टी के तोदे तले दब गए थे और इस ऑपरेशन के जो हीरो हैं, जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र इकबाल एमरजेंसी ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 साहिवाल से। वेलकम टू शो कहेंगे ज़फ़र इकबाल साहब आपको। और ज़फ़र इकबाल साहब, जिस तरह से आपने हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा आपने दिखाया है, खिराज तहसीन है और मुबारकबाद के हकदार हैं आप। और आपने जिस तरह से वालिद को कहा कि बाप से बढ़कर कोई वली नहीं है, आप दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें ज़िंदा सलामत निकालने वाला है, और फिर आपने वो कर दिखाया। बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये मौजज़े से कम नहीं है, लेकिन जो मेहनत और लगन आपने दिखाई है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप कितने पुरुमीद थे, कितना यकीन था आपको कि आप ज़िंदा निकाल पाएंगे उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमने जो एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन किया उसको अप्रिशिएट किया। तो ये जब हमें कॉल आई और पहुँचे तो आपको पता है किस कदर यहाँ पे गर्मी थी, हब्स थी और साइडों पे सारे वो मुंजी की फसल और पानी खड़ा था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। बट मैं आपको एक बात ऐड करूं कि मैं बिल्कुल नाउमीद या मायूस नहीं था कि वो लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे। दोपहर को हमने ये 10:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया। 2 बजे उसका फादर मेरे पास आया, वो बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको अपने पास बिठा के मैंने उन्हें कहा कि बाप से बड़ा कोई वली नहीं होता, आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो जिंदा बच जाएंगे। तो ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। प्रॉब्लम ये थी कि हम जब भी मिट्टी निकालते थे दूसरी तरफ से और मनो मिट्टी ऊपर गिर जाती थी, और ये ऐसा 4 से 5 दफ़ा ऐसे हुआ कि साइडों से फिर मिट्टी गिर जाती थी। और ये बड़ा रिस्की था कि जब मेरे नौजवान नीचे काम कर रहे हैं तो कहीं ऊपर से कोई मलबा और मिट्टी दोबारा ना गिर जाए। तो डीसी साहब मौके पे मौजूद रहे, हमें जो मशीनरी रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड की गई। तो एक्सकेवेटर 2 हमारे पास आए, हमने वो मिट्टी निकालते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम शाम को 5:30 बजे बड़ा करीब पहुंचे तो नीचे से आवाज़ आने लगी उनकी ना, दोनों नौजवानों की। तो हमारे हौसले और बढ़ गए। फिर हमने जो आखिरी 3 से 4 फुट था वो हाथों से मिट्टी निकाली बहुत केयरफुली कि कहीं पे मशीनरी के इस्तेमाल से वो लोग इंजर ना हो जाएं। तो अल्लाह का खास करम हुआ कि हमने 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद उन लोगों को जिंदा निकाल लिया, और वो ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि बिल्कुल होशो हवास में थे और बातें कर रहे थे। अच्छा साहब, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या था आपके लिए भी, और क्योंकि मनो मिट्टी के नीचे आप बता रहे थे कि जब आप रेस्क्यू के लिए वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ बाहर भी खुली फ़िज़ा में भी इंतहाई सफोकेशन थी और हब्स का मौसम था। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ? उनको कोई स्पेस किस तरह से मिट्टी के अंदर मिल गई, और क्या पहले भी कोई इस तरह का वाक़या आपने देखा अपनी सर्विस में? मैं जी डी साहब से मेरी सुबह में बात हुई। मैंने कहा सर मैंने इससे पहले कोई 13 साल पहले एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसमें कुछ 6 से 7 घंटों के बाद हमने 2 नौजवानों को निकाला था, वो भी जिंदा निकाला। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह वो लोग बच जाएंगे। 2 चीज़ें हैं जी, एक तो ईंटें जब नीचे गिरी हुई थी ऊपर मिट्टी, तो उसमें को वाइड स्पेसेस ऐसी थी जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी। उसके अलावा जो एक चीज़ है वो जो कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, वहाँ पे उनको सांस आती रही, उनको ऑक्सीजन मिलती रही, और बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की सारी टीम ने, और एट द एंड ऑफ डे हमने 2 कीमती जानें बचाई।
ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा ज़फ़र इकबाल साहब, जिस तरह आपने बताया कि एक बार पहले कई साल पहले आपने इस तरह का वाक़या देखा था जहाँ पे आपने कई घंटों के बाद ज़िंदा निकाल लिया, और ये एक दूसरा वाक़या था आपकी अभी तक की सर्विस के अंदर। बड़ी खुशी होती है जब आप किसी को ज़िंदा इस तरह के हालातों से बाहर निकाल लाते हैं, ज़िंदगियाँ बचा लेते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी है, आपको दी है। अगर हम इसका थोड़ा सा देखें, जब सांस आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है तो आपके लंग्स जो है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। आपको ऑक्सीजन जो है ज़ाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको मिलना ज़रूरी होती है, और उसमें आपका स्टेमिना भी बड़ा काम आता है। जो स्विमिंग वगैरह करते हैं या जो इस तरह के हज़रात होते हैं, उनको अपना सांस जो है वो रोके रखना या सांस थोड़ा थोड़ा करके लेना भी का तरीका आता होता है। तो क्या ये बच्चे जो है वो इतने ट्रेन थे, क्योंकि इस तरह के हालात में काम अगर वो कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत मुशक्क़त, मेहनत और इस तरह के काम करते हैं, तो स्विमिंग वगैरह भी उन्हें आती हो। जब आपकी उनसे बात हुई है, वो किस कंडीशन में थे, और उसके बाद अभी भी वो बताया जा रहा है हॉस्पिटल में है, किस हालत में है? वो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टेबल है। वन सेकंड ये कि दे वर वेरी टफ। मैं आपकी एक बात बताऊं कि वो क्योंकि मजदूर थे और मजदूर धूप में और गर्मी में काम करने के आदी होते हैं, तो दे वर वेरी टफ। वन सेकंड ये कि जब हम उनके करीब पहुंचे, करीब से मेरा मतलब कभी उनके ऊपर कम से कम 3-3 फुट ईंटें और मिट्टी थी, तो जब वो बात कर रहे थे तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि हम इनसे बातें नहीं करेंगे, इनको आप खामोश करवा दें, ताकि अगर वो जब ज्यादा बातें करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी। उनकी ऑक्सीजन जितनी उनको सप्लाई मिल रही वो मिलती रही, हमने उनको बातें करने से मना किया। तो अल्लाह का खास करम है, ये एक बहुत बड़ा एक मोजज़ा ही है कि 8 घंटे इस कदर गर्मी में, और मनों ने टनों के हिसाब से मिट्टी थी उनके ऊपर, जिससे वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़िंदा निकाल लिया गया और वो दोनों स्टेबल हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल, एमरजेंसी ऑफिसर 1122 हमारे साथ मौजूद थे। और जब तक इस तरह के ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक इस तरह की मुश्किलात से लोगों को यूं ही निकालते रहें ज़िंदा सलामत। और अल्लाह ताला की मौत यहीं इसी दुनिया में हमें अल्लाह ताला दिखाते रहेंगे कि 8 घंटे के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाने के बावजूद, सफोकेशन होने के बावजूद, किस तरह से उन्हें ज़िंदा और सलामत अल्लाह ताला ने बाहर निकाला है। बिल्कुल, और ये एक ज़बरदस्त काविश है, और रेस्क्यू 1122 हमेशा ये साबित करती है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, और उसने बहुत से मौक़ों पर बहुत सी कीमती जानों को बचाने में अपना किरदार अदा किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और आज बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत दोस्ती का, फ्रेंडशिप का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसका मकसद दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता, अनमोल रिश्ता, इसकी अहमियत को उजागर करना है। क्योंकि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशियों की शरीक नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने, एतमाद कायम रखने और बेगर्ज ताउन का भी नाम होती है। बिल्कुल जी, लेकिन आजकल लोग ये भी शिकवा करते हैं कि वो पहले वाली दोस्तियां नहीं रही, वो पहले वाले ताल्लुक और रिश्ते नहीं रहे। तो किस तरह से इन दोस्तियों को फिर से बहाल किया जा सकता है, इनमें वही मिठास पैदा की जा सकती है, प्योरिटी पैदा की जाए। बिल्कुल, और वो जो खुद गर्जी है उसको निकाल कर बिना किसी गर्ज के मोहब्बत और खुलूस जो है उसको दोबारा से बढ़ाया जा सकता है, परवान चढ़ाया जा सकता है। आज के हम अपने प्रोग्राम में, अपने टॉपिक में हम जानेंगे, क्योंकि जुनेद आपको पता है जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो बैंड्स भी बांधा करते थे, फ्रेंडशिप बैंड्स हुआ करते थे, डिफरेंट कलर्स के, अभी भी मौजूद होते हैं, लेकिन शायद बच्चे अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, और आप फ्रेंड्स डे भी या फ्रेंडशिप डे भी वो मैसेजेस के थ्रू ही एक दूसरे को विश कर देते हैं, सेलिब्रेट हो जाता है। नहीं तो पहले हम बहन भाई भी एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधा करते थे कि हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, या बहनें बहुत अच्छी दोस्त हैं, भाई भाई एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर कज़न्स में और अपने मोहल्ले में अपने दोस्त अहबाब को भी पहनाया जाता था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन अब ये ट्रेंड कम हो गया है, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्ट हो चुके हैं हमारे नई यूथ भी, शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। इसकी वजह क्या है, इम्तिनान भाई से ही जानने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे इम्तिनान भाई। ये मौजूद तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दोस्ती की अहमियत को शायद हम पहचान नहीं पा रहे, या बहुत ज़्यादा हम मटेरियलिस्ट हो चुके हैं। वो जो बेलॉस या प्योर दोस्ती होती थी, वो एलिमेंट आपको भी लगता है कि कम हो गया या बिल्कुल नापैद हो चुका है? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and thank you very much for having me. Junaid Anisha, like always, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा की तरह बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत खूबसूरत बना देते हैं आज के दिन को। जो आपने बात की ना जुनैद, आई 100% एग्री विद यू, और बात एग्जैक्टली यही है कि जितना हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, अब दोस्ती उन कॉमन ग्राउंड पे, उन कॉमन इंटरेस्ट पे नहीं रही। अब दोस्ती में ज्यादातर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। वो कहते हैं ना WIIFM,
हम ज्यादातर ये देखते हैं कि ये क्या मेरे बच्चों के काम आ सकते हैं, क्या ये कारोबार में मेरे काम आ सकते हैं, क्या इनके साथ रखकर मुझे सोसाइटी में उठते बैठते फील अच्छा होगा, नहीं होगा। हम इतना माइन्यूट लेवल पर सोचते हैं। आज अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट्स उठाकर देखें, आप हैरान हो जाते हैं। अमेरिका इसको डिक्लेयर करता है कि ये हमारा सबसे बड़ा एपिडेमिक है, और वो एपिडेमिक है लोनलीनेस। अब कितनी हैरानगी की बात है कि आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब में से ऑलमोस्ट 6 अरब लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है अकेलापन। वो अकेलापन इतना ज्यादा आ गया है कि हम कनेक्टेड होकर भी कनेक्टेड नहीं है। तो वो कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन इंटरेस्ट, कहते हैं ना कि दोस्त तो वो होता है कि जब आप दोनों खामोश बैठे और कोई बात ना हो रही हो तो भी आपको अच्छा फील हो रहा हो। वाह, जबरदस्त। और इस तरह के दोस्त जो है ना इम्तिहान भाई, एक तो मिलते बहुत कम है, और अगर मिल जाएं तो उनकी कदर करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत दोस्ती है ये। अच्छा इम्तिहान भाई, अभी जैसा आप भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम डिसकनेक्टेड होते हैं, हम एक दूसरे के उतने करीब नहीं होते हैं। लाखों फॉलोवर्स, लाखों की तादाद में आपकी दोस्तियाँ होती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीगर जो ऐप्स हैं उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जब आप दुख में होते हैं या तकलीफ में होते हैं तो आपको वो एक ही दोस्त चाहिए होता है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि जो साथ तो बैठा हो लेकिन बातें ना भी हो रही हो तो आपको सुकून और आपको एक अपनायत का एहसास देता हो। ये दोस्तियाँ आज के दौर में इतनी कम क्यों हैं, नापैद क्यों हो गई हैं? और हमें इन दोस्तियों को दोबारा से सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या अपने बच्चों को इस तरह की दोस्तियों का रुझान उनकी तरफ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि उनके पास भी कोई ऐसा दोस्त हो कि जब कल वो अकेले हों तो उनको वो बैठ के उनकी गमगुसारी कर सके, उनके दिल को, उनके दर्द को बांट सके? अब ईशल, आपने बड़ी प्यारी बात किया। मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं और उनके फेसबुक पे होंगे कोई 700 750 फ्रेंड्स होंगे। वो एक दिन मुझे कहने लगे कि मेरे फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, अब 800 हो गए हैं, अब 900 हो गए हैं, अब 1000 हो गए हैं। एंड मुझे समझ नहीं आई वो बात, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। दोस्त या एक होता है या मैक्सिमम 2 होते हैं, बाकी सब आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, आपके स्कूल के 20-30 दोस्त होंगे जो करीबी आपके सर्कल में होंगे। आप जब कॉलेज में गए होंगे 20-25 वहाँ ऐड हो गए होंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी गए, फिर आपने नौकरी की, दूसरी नौकरी की, तीसरी नौकरी की, इवन आपकी शादी हो गई, आपको इन लॉज में से कुछ अच्छे लोग मिले। वो सब जब टोटल कर लेंगे ना, मेरा ये मानना है कि इंसान अपनी जिंदगी में मैक्सिमम जान सकता है, दोस्ती नहीं है ये, जान सकता है सिर्फ 1000 लोगों को। इससे ज्यादा लोगों को आप जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। इतनी सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं। सो ऐसे में आपने चीदा ना क्वालिटी के 1-2 लोग इकट्ठे करने होते हैं, और वो इकट्ठे सोशल मीडिया पे नहीं होते, वो हमेशा ऑफलाइन होते हैं। आप हैरान होंगे कि आज के दौर में, दो के मैं बर्थडेज नहीं मनाता, लेकिन मेरे जानने वाले चूंकि मनाते हैं, तो मेरे जो चंद एक दोस्त होंगे ना या जानने वाले होंगे, मैं आज भी उनको सोशल मीडिया की वजह से विश नहीं करता या एनिवर्सरीज पे विश नहीं करता कि फेसबुक ने मुझे याद कराया और फलाने प्लेटफॉर्म ने मुझे याद कराया। अच्छा इम्तिहान भाई, मैं भूल ना जाऊँ ये बात आपको कहना, ये बड़ी अच्छा काम करते हैं आप कि आप बर्थडे नहीं मनाते, क्योंकि इस तरह से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप 40 के कब हुए, 45 के कब हुए, तो ये ढकी छुपी रहेगी बात और जिंदगी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हाँ, ये बड़ी गौर तलब बात है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, और वो ये कि जब मैं 40 का हुआ था, मैंने एक लंबी पोस्ट मीडिया पे, अच्छा, अब दिल की ख्वाहिश ये कि नाक की सीध में चला जाए, क्योंकि 40 एक पैगंबराना उम्र है। हाँ। उसको क्रॉस किए हुए मुझे तो बहुत अरसा हो गया। मेरा पता नहीं क्यों बिलीफ सिस्टम, मतलब 40 नॉटी नहीं होती है इम्तिहान भाई, 40 होती है, 40 तो मुदब्बराना एज होती है, पैगंबराना एज होती है। मेरा ये मानना है कि पता नहीं क्यों लोग एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ख़वातीन में शायद ये मसला ज्यादा होता होगा, मर्दों में कम होता होगा, बट इफ आई ग्रो एंड आई बिकम 50 या 60, तो आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट। मैं चाहूंगा कि मैं 50 को एम्ब्रेस करूं, 60 को एम्ब्रेस करूं। बचपन हमने गुजार लिया, जवानी गुजार ली, हम बार-बार क्यों बचपन में जाना चाहते हैं, क्यों जवानी में जाना? अच्छा, ये बात भी ठीक है क्या हमारे इम्तिहान भाई कि बचपन की जो दोस्ती है वो ज़्यादा प्योर होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा दाखिल होते हैं, तो वो दोस्ती का वो जो प्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, पुराने दोस्त भी वो दोस्ती बाकी नहीं रख पाते जो बचपन में होती है। एक्चुअली जो बचपन की दोस्ती है ना जुनैद, वो किसी भी प्रेजुडिस के बगैर है।
मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं आज सिंस आई एम इन बिजनेस तो मैं किसी भी कारोबार की वजह से दोस्ती करता हूँ, तो नेचुरली वहां पर एक हिंट आता है कि शायद मुझे कोई फायदा होने वाला है, शायद ये मेरा कोई वेंडर है या मेरा होने वाला कस्टमर है, या मैंने किसी वजह से इनसे दोस्ती की है, तो वो दोस्ती बड़ी टेंटेड होती है। जब आप बचपन में होते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके कोई ख्वाहिशात या हिडन इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके बारे में जानते हैं, तो वो बड़ी प्योर दोस्ती होती है, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब ऐसे में वो लोग जो माइग्रेट करते रहे, एक शहर से दूसरे शहर किसी नौकरी की वजह से जाते रहे या कहीं पोस्टिंग की वजह से जाते रहे, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कटते रहते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी भी हो जाता है, लेकिन प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो दोस्ती, ना सिर्फ बचपन की, हर वो दोस्ती जो बगैर किसी इंटरेस्ट के की जाएगी ना, वो हमेशा प्योर रहती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अच्छा इम्तिनान भाई, जो ये लोग एक दूसरे को समझाते हैं या बड़े समझाते हैं कि अपने हल्का अहबाब में दोस्तियां की जाएं या अपने स्टेटस के मुताबिक दोस्तियां की जाएं, क्या ये बात सही है? क्या दोस्ती स्टेटस देखकर करनी चाहिए या फिर आपको बाउंड्रीज और हदूद से बाहर निकल कर दोस्ती करनी चाहिए? और क्या, दूसरा सवाल भी मेरा सुन लीजिएगा, क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? देखिए, इस पे बहुत सारी राय आपको बहुत जगहों से मिलेगी और बहुत सी राय बहुत टिंटेड होगी। मैं इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का ईमान करीब तरीन उसके दोस्त का ईमान होता है। तो अगर मेरा दोस्त जैसा ईमान रखेगा, और यहाँ पे पैसे की, दौलत की, गुर्बत की, गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो जैसा उसका ईमान होगा वैसे ही आप होंगे। इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा आजकल के दौर में जो कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कंपनी तो बड़ी मैटर करती है, नंबर 1। अब इस कंपनी में मैं अमीरों से दोस्ती करता हूँ तो मैं कुछ दिन तो उनके साथ चल जाऊंगा, या अपने जैसों में करता हूँ तो शायद कुछ दिन चल जाऊंगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद मेरे अंदर कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अमीरों से, गरीबों से, अपने क्लास से हटकर दोस्ती नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बस ये जरूर याद रखें, आपको उसके लिए एक सिक्योर इंसान पहले बनना पड़ेगा ताकि आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। दैट्स द प्रीएम्प्टिव मूव, पहला काम। दूसरी बात, लड़का लड़की की दोस्ती, मेरा ये मानना है कि अगर ना हो तो बेहतर है, और ऐसी कोई कयामत नहीं है कि इनसे दोस्ती करनी ही जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक रिसर्च थी और उन्होंने ये देखा उस रिसर्च के अंदर कि जब भी लड़के लड़की की दोस्ती हुई है, मर्द की तरफ से सेक्सुअल एडवांसेस ज्यादा हुई हैं, फेवर ज्यादा लेने की कोशिश की गई है। मे बी दैट्स हाउ मैन इज कंस्ट्रक्टेड। लिहाजा इस दोस्ती को अगर दीन ने अवॉइड करने की कोशिश की है या कहा है, तो जो चीज कही जाती है उसको मिनोअन मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। दोस्ती में कोई बुराई नहीं, दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्योर इस तरह के आपको रिलेशनशिप आजकल के दौर में कम नजर आएंगे, और उसकी वजह है इनसिक्योरिटी। अच्छा इम्तिनान भाई, एक जाते जाते एक क्वेश्चन था हमारे प्रोड्यूसर साहब का, अशफाक साहब जानना चाहते हैं कि अगर कोई दोस्त घर लूट ले, दोस्ती का मान ना रखे, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? बहुत सारे गाने भी इस पर बने हैं कि दोस्त ने ही लूट लिया घर दोस्त का, क्या कहेंगे? क्या बात है। पहले तो अशफाक साहब से ये कहिएगा कि घर अगर लूट ले तो आपने ये सोचना है कि दोस्ती ज्यादा जरूरी थी या घर ज्यादा जरूरी था, और अगर वो दोस्त जरूरी है तो लुटा दे उसके लिए घर, बार, गाड़ी, बंगला, और कुछ भी है तो लुटा दीजिए। लेकिन अगर दोस्त जरूरी नहीं है तो फिर आपको पता है कि करीबी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। हाँ, तो ये बेसिकली ना अशफाक साहब वो जिसके बारे में पूछना चाह रहे थे, वो लूटने वाला वो दोस्त वो खुद ही थे। खैर, ये तो मजाक की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अशफाक साहब वो अपने बदले मुझसे मेरे जी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किसी तरीके से कोई ऐसा वो सॉफ्ट जवाब चाह रहे हैं जिससे वो अंदर का जो है ना वो ज़मीर उनका मलामत कर रहा है, उससे बच पाए। खैर, असल सवाल की तरफ आते हैं, ये तो मजाक की बात हो गई। इम्तिनान भाई, क्या कोई मयार भी है दोस्त को परखने का? वैसे हमने तो यही सुना है कि दोस्त को कभी आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्त की पहचान करनी हो तो क्या क्वालिटीज होती हैं जिससे पता चलेगा कि भाई ये वाकई में दोस्त है हमारा? तो अहमद फराज का है ना कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कॉमनैलिटीज जो नॉन निगोशिएबल है आपके लिए, वो क्या है? आपका दीन कॉमन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी सोच कॉमन है, आप भी उन चीजों को उसी तरह से आप ये देखते हैं कि मुश्किल वक्त में वो आप उसका सहारा बन सकते हैं, वो आपका सहारा बन सकता है, या सिर्फ मतलब के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं।
आपको ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स मिलेंगे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, जहां पर सब मतलब के लिए, मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। वो 4 दिन नहीं चल पाते, तो लॉन्ग लास्टिंग चीज देखते ही नहीं है। वो कहते हैं अभी वायरल है, अभी बिक जाएगा। वो अभी ये जो अभी है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। अभी सबको सब कुछ चाहिए, अभी मिल जाए, अभी वायरल हो जाए, अभी सब कुछ हो जाए। तो वो कोई टाइम नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग चीजें चलती नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका दीन कॉमन और आपके दुख दर्द कॉमन है, वहां पर जो दोस्ती बनती है वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपकी मेंटल अप्रोच मिलनी चाहिए, आपके दिल मिलने चाहिए, दिमाग मिलने चाहिए, तो ही तो आप अच्छे दोस्त बन पाएंगे। और फिर दोस्त जो है वो बेखुलूस होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की लालच या बस नहीं, बेलौस होना चाहिए, खलूस वाला होना चाहिए। और अगर हमने किसी दोस्त को उसकी गर्ज से हमने अपने करीब लाया या उससे दोस्ती की है, तो फिर वो बहुत जल्द टूट भी जाती है और खोखली दोस्ती होती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इम्तिनान अहमद मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद थे। हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प बातें वो करते हैं कि किस तरह से दोस्तियाँ होनी चाहिए और दोस्ती का मयार क्या होना चाहिए। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग AI के जरिए, चैट बॉट्स के जरिए दोस्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं और अब रोबोट्स के साथ भी दोस्तियां की जा रही हैं, शरीक हयात तलाश की जा रही हैं। खबर भी इसी से जुड़ी है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI अब सिर्फ तालीम, सेहत और कारोबार तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जापान में शरीक हयात की तलाश के लिए भी इससे मदद दी जा रही है। और मकामी हुकूमतों ने मुख्तलिफ कंपनियों के ताउन से एक AI पर मबनी मैच मेकिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। बिल्कुल जी, पहले आप देखते थे मैच मेकिंग आंटियां हुआ करती थी और हमारे यहाँ तो अभी भी वही AI ने ये जिम्मेदारी संभाली। बिल्कुल, अब वो आंटियों की हो गई है छुट्टी और अब मैच मेकिंग के लिए रोबोट्स आ चुके हैं, AI आ चुका है और वो आपके लिए आपका जो मौजू रिश्ता होगा वो ढूंढेगा, आपके लिए लाइफ पार्टनर, आप जैसी क्वालिटीज़ उसमें देखना चाहते हैं, आप अपनी तमाम वो ख्वाहिशात, अपनी तमाम डिमांड्स आप चैटबॉट को दे दीजिए और फिर वो AI टूल आपके लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढेगा। तो जनाब, अब आपको आंटियों को भारी भरकम फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप को ज्वाइन कीजिए, आप रोबोट के थ्रू अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कीजिए। हाँ जी, और उसके अंदर अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप अपने बड़ों को कहते हैं कि भाई आपने रिश्ता कराया, तो चैट बॉट को तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसके ऊपर मर बैठा, फिर हम उनकी कंपनियों पर। तो आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए, अपनी पसंद नापसंद का ख्याल आपको जितना बेहतर तरीके से रखना है कोई और नहीं रख सकता। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो घुड़सवार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ होंगी ईशल। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वैसे तो घुड़सवारी बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है और बहुत सारे लोगों की पसंदीदा सवारी भी होती है और बहुत सारे लोग इसको बाय प्रोफेशन अपनाते हैं, बाय चॉइस अपनाते हैं या फिर उन्हें शौक़ होता है तो वो इसको चूज़ करते हैं अपने लिए। लेकिन लड़कियों के लिए ये आज भी जो है वो लड़कों का इसके साथ मंसूब किया जाता है, तो लड़कियों को समझा जाता है कि वो कहीं गिर के चोट ना लगवा लें। लेकिन इसी घुड़सवारी को जब लड़कियाँ अपना प्रोफेशन बना लेती हैं या उनके अंदर अपना नाम पैदा करती हैं, तो फिर बहुत सारे लोग जो है उनके मुंह बंद भी हो जाते हैं कि सिर्फ लड़कों से मंसूब की जाने वाली गेम नहीं है। इसकी रोशन मिसाल ईशल इब्राहिम है। घुड़सवार हैं, टेंट पैकिंग जैसे रिवायती मगर मुश्किल खेलों में पाकिस्तानी ख्वातीन ने भी अपना लोहा मनवाया, अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया और ईशल इब्राहिम की नुमाया मिसाल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको ईशल वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। और बरतानिया में घुड़सवारी के खेल में आपने हिस्सा लिया, पहली एशियन बनकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के लिए एजाज़ का बायस भी बनी है। तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी फीलिंग है, कितना मुश्किल था, कन्विंस किस तरह से किया घर वालों को कि आप ये कर लेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आपने कहा कि इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर खेलना, वहाँ पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी एशिया में। आई वाज द यंगेस्ट इज़ वेल एक्चुअली एंड बड़ा अच्छा रहा। फैमिली की जहाँ तक बात है जी, तो मेरे मामू स्पोर्ट में थे। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से ही मैं भी आई वाज 6 years old जब वो मैं उनके साथ जाती थी एंड बस वहीं से स्टार्ट हुआ। एंड देन ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपको शौक़ हो, आप स्टार्ट कर ले तो ये शौक़ बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। बिल्कुल सही। अच्छा ईशल, ये भी बताइएगा ये टेंट पैकिंग क्या है और ये खेल इतना मुश्किल, पैकिंग जो है टेंट पैकिंग, ये क्या टर्म है, ये खेल इतना मुश्किल चैलेंजिंग क्यों कहा जाता है और इसके अंदर आपने क्या कुछ किस तरह से अपनी सलाहियत को मनवाया है?
जी, टेंट पेगिंग इक्वेस्ट्रियन डिसिप्लिन्स में से एक है। घोड़ों के साथ आप ये स्पोर्ट खेलते हैं। आपके हाथ में जी एक नेज़ा होता है। आपने उससे गैलोपिंग घोड़े पे एक पेग होता है अ फ्यू सेंटीमीटर्स का जो ज़मीन में लगा होता है और आपने गैलोपिंग घोड़े पे वो पेग उठाना होता है। और इसको डिफ़िकल्ट इसलिए इतना कहा जाता है क्योंकि एक तो आप एक लिविंग बीइंग के साथ आप उसे हैंडल कर रहे हैं। आपने उसके साथ खेलना है तो आपने उसको भी समझना है। ऊपर से घोड़े को कंट्रोल करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड देन आप उसके साथ जो हमारा लांस होता है वो काफ़ी हेवी होता है तो उसको मैनेज करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। तो इसलिए जी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है। अच्छा अच्छा, चल ये भी बताइएगा कि कभी चोट लगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप ये सीख रही थी, और जब पहली बार आपने नेज़ा उसको हिट किया था तो उस वक्त कितनी खुशी महसूस हुई थी, वो क्या फीलिंग थी? जी, इट्स एन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट तो वेरी डेंजरस। बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। मुझे सेवरल कंकशंस हुए हैं। एक दफ़ा मेरा आर्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर होते होते बच गया था। तो सेवरल इंजरीज आई हैड एंड द फर्स्ट टाइम यू हिट द पेग वो ऐसी फीलिंग होती है कि आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं उसको। इट्स वेरी स्पेशल फैमिली के लिए, आपके लिए, बिकॉज यू नो यू आर इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ज़बरदस्त। अच्छा ईशल, ये भी बताएगा आपने किस एज से घुड़सवारी का आगाज़ किया था और स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ तक पहुँची, क्या एज थी आपकी? जी, I started when I was 6.5, almost 7 years old. मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी। It's been almost 11 years now that I've been doing horse riding. नेज़ाबाजी स्टार्ट किए हुए मुझे almost 1 साल हुआ है अभी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्या गोल सेट कर रखे हैं आपने? इसके अंदर भी डेफिनेटली डिफरेंट स्टेजेस होती होंगी कि पहले ये स्टेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। आप इस वक्त किस स्टेज पर हैं और घुड़सवारी में आगे आप क्या करना चाहती हैं, क्या कुछ और सीखना चाहती हैं, गोल्स क्या सेट कर रखे हैं? जी, सो हमारे पाकिस्तान में हमारे लोकल काफ़ी इवेंट्स होते हैं। दो वहाँ पे देयर नो वेरी वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट, तो इसकी वजह से लड़कियों को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती पाकिस्तान में। हमारे रीजनल कप्स होते हैं आपकी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के, दे आर वेरी नाइस। उसके अलावा इंटरनेशनल भी होते हैं। जी, पाकिस्तान का स्टार अपनी चेस्ट पे पहनने से बड़ा आई डोंट थिंक कोई भी किसी भी एथलीट के लिए कोई ड्रीम होगा। तो सबसे बड़ा गोल तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेलना है। At the moment I've done द बर्मिंघम मेगा मेला इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की हिस्ट्री मतलब आपके पूरे ईयर का सबसे बड़ा इवेंट होता है एंड उसकी आई वाज द फर्स्ट एवर लेडी राइडर टू compete इन द बर्मिंघम मेगा मेला। आई वाज द वन इन 250 men जिसने compete किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैंने ब्रैडफोर्ड में मेले किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने लंदन नेज़ाबाजी जो लंदन की हिस्ट्री में पहला इवेंट हुआ था उसमें आई competed अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस इट्स अच्छा, तो इशल आपके पास हॉर्स कौन सा है, हॉर्सेस है, कौन सी ब्रीड आपकी फेवरेट है? और ये जो टेंट पेगिंग है ये आप स्पेसिफिक किसी अपने हॉर्स पे करती हैं या किसी भी मौके पे, किसी भी इवेंट में कोई भी घोड़ा आपके पास हो तो आप ये परफॉर्म कर पाएंगी? जी, सो पाकिस्तान में जी वी यूजुअली देसी हॉर्सेस बिकॉज दे वेरी हॉट टेम्पर्ड और उनकी राइड इज़ वेरी स्मूथ जहाँ तक टेंट पेगिंग की कंसर्न है। लंदन में और यूके में ओवरऑल आप यूजुअली स्पेनिश, अरब्स और हम ये यूज़ करते हैं। तो अपना घोड़ा होना इन दिस स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट यू नीड टू बिल्ड द बॉन्ड विद द हॉर्स। आपका जब तक घोड़े के साथ वैसा बॉन्ड नहीं है आप इस स्पोर्ट में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग घोड़े चेंज करते हैं और अपने पे नहीं राइड यूजुअली करते हैं इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप डिफरेंट टेम्परामेंट्स के हॉर्सेस पे, बिकॉज वो भी एक जानदार चीज़ है, तो आपको हर हॉर्स को अलग तरीके से समझने के लिए डिफरेंट पे भी राइड करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। विश यू गुड लक ईशल, और बहुत सारी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इसी तरह से अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हॉर्स राइडिंग के अंदर डिफरेंट स्टेप्स आप सीखती रहें, डिफरेंट चीज़ें आप करती रहें, और हमारी
बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, उनके लिए ईशल जो है वो एक एग्जाम्पल है कि आप किसी भी मैदान में अगर आना चाहते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए मैदान खुले हैं। बस हौसला और हिम्मत दिखानी है, आपने करेज होनी चाहिए सीखने की, तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं। और जब 7 ईयर्स ओल्ड थी ईशल तब उन्होंने आगाज़ किया और आज वो इस मकाम पर है 12-13 साल बाद। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी ईशल इब्राहिम। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एआई के अंदर इनोवेशंस का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अरब अमारात में कानूनी और अदालती मामलात भी अब मसनूई जहानत को उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और अमाराती हुकाम के मुताबिक मसनूई जहानत पर मबनी अदालती प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया गया है। ये प्लेटफॉर्म मुकदमात की कार्रवाई तेज़ करेगा, कानूनी खदमात को मज़ीद मौसर बनाएगा और हुकाम ये भी बताते हैं कि एआई अदालती निज़ाम जजेस की मुआवनत करेगा, ताहम हतमी फ़ैसला जजेस ही करेंगे। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जिना हॉस्पिटल कराची के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी मुआवनत ली जा रही है, चैटबॉट के ज़रिए मरीज़ों का इलाज होगा। तो अब अदालती निज़ाम में भी इसको मुतारिफ़ कराया जा रहा है। तो चैटबॉट्स का एआई का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में दिन ब दिन बढ़ता है। बिल्कुल, और ऐसे बच्चों से भी मिलवाया था जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बाकायदा पूरी फाइल, पूरा डाटा जो है तरतीब दे रहे हैं पाकिस्तान के तमाम केसेस का। तो इस पर बहुत सारा काम अभी भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।